नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के बारे में। और 44वां संशोधन किस प्रकार से 42वें संशोधन से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में एक छोटी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 42वां अमेंडमेंट यानी कि 42वां संशोधन आया था, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कहते हैं, ये इमरजेंसी के पीरियड में आया था। इमरजेंसी जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक के बीच में था। और उस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और भारत के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। इस संशोधन के प्रावधान इतने व्यापक और इम्पोर्टेंट हैं कि अपने आप में इसको एक लघु संविधान और या मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं एक छोटी सी रूपरेखा की इसकी शुरुआत कैसे हुई। 12 जून 1975 के फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा ने लोकसभा चुनाव में गलत तौर तरीके अपनाए। इसका मुकदमा किया था राज नारायण ने, जो उनके अगेंस्ट चुनाव में खड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया गया। इंदिरा गांधी आपातकाल ले आई और उस आपातकाल में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किए। फिर इंदिरा गांधी ने 25 और 26 जून की रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अब देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। 1976 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए आपातकाल लगा, तो 42वां संशोधन उस समय भारत की जो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जैसे और ये तर्क दिया गया कि देश को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर विकसित करने के लिए इन संशोधनों की आवश्यकता है। अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ बदलाव हैं, हम देखते हैं। इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। 3 नए शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। संविधान संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और उसको और नीति निर्देशक तस को DSPS को थोड़ा व्यापक, थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, नापतौल, न्याय प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से ट्रांसफर करके समवर्ती सूची में कर दिया गया। समवर्ती सूची में करने का मतलब है कि अब केंद्र सरकार भी इन विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। तो जो चेंजेस हुए हैं 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, वो हम देखते हैं। प्रस्तावना में चेंजेस हुआ। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भाग 6 के अंतर्गत जोड़े गए निर्देश हैं: अनुच्छेद 39 बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों की सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43A 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके बाद से ही ज़्यादातर जो यूनियंस बने। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने के लिए एवं वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने हेतु कुछ प्रावधान किए गए। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में कुछ तथ्य जोड़े गए: शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन। ये सब्जेक्ट जो है वो समवर्ती में जोड़े गए। एक नया भाग क्रिएट किया गया 4A, जिसमें 51A जोड़ा गया, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति ने जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे वो जोड़ दिया गया।
और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया है कि माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों या जैसा भी मामला हो, गोद लिया बच्चा हो, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करेगा। एक भाग जोड़ा गया, भाग 14A। 14A में अनुच्छेद 323A और 323B जोड़ा गया। 2 अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़ा गया और अन्य विषयों के लिए भी कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए जो इन अनुच्छेदों के माध्यम से जोड़े गए। अनुच्छेद 74A में संशोधन किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य किया गया। इसे 44वें संशोधन द्वारा फिर से संशोधित किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह हेतु संसद को वापस भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, उसे साइन करना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 102 में संशोधन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि यह उपबंध करने के लिए यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है जिसे संसदीय विधि द्वारा अनर्ह घोषित किया गया है, तो उसे अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। यह शक्ति राज्य विधानमंडल के स्थान पर संसद के पास आ गई, यानी कि लाभ के पद के जो मामले हैं वो संसद के पास ट्रांसफर हो गए। कुछ अन्य बातों पर गौर करते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाया गया, मतलब थोड़ा सा इसमें काम किया गया। ये मूल अधिकार जो थे 14, जिसमें समानता का अधिकार है, 19 स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 31 न्यायिक समीक्षा के समाहित है। हालांकि इसमें इसके विस्तार को न उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें यह था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो इन अनुच्छेदों का अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उलटफेर या लागू करना या थोड़ा कम करने का अधिकार राज्यों अपने हिसाब से था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनर्वा मिल्स का मामला था उसमें ये असंवैधानिक कर दिया। फिर लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 साल की बढ़ोतरी की गई। हालांकि 44वें संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। अब देखते हैं हम 44वां जो संशोधन है वो 42वें संशोधन से कैसे रिलेटेड है। 44वां संशोधन क्यों आया? सरकार द्वारा 44वां संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 में पेश किया गया था। यह अधिनियम 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किए गए संशोधन को निरस्त करने के लिए लाया गया था। इसने 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए कुछ प्रावधानों को उलट दिया, जिससे सरकार को अनुच्छेद जैसे 368 द्वारा अपनी इच्छानुसार संविधान में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी। तो 44वें संशोधन में इस अधिनियम को सरकार ने अनुचित शक्ति को समाप्त कर दिया। मतलब 368 जो प्रैक्टिकली जो जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है उसको वापस रिस्टोर कर दिया। 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार से हटा दिया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया। अब आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है, आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार को आवश्यकता बढ़ेगी तो आपसे ले सकती है। पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी था, लेकिन 44वें संशोधन ने आंतरिक गड़बड़ी की जगह इसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द से बदल दिया।
मतलब कि अगर सशस्त्र विद्रोह होगा, आर्मी या जो भी सशस्त्र बल हैं भारत में, वो अगर विरोध करती हैं तो धारा अनुच्छेद 356 लागू होगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को बहाल कर दिया गया, जिसमें 226 नंबर के अनुच्छेद में संशोधन किया गया था 42 वाले में। 44वें संशोधन अधिनियम में जो संवैधानिक आपातकालीन प्रावधानों को संशोधित किया था और भविष्य में उसका दुरुपयोग न हो इसलिए इसमें प्रावधान किए गए। सबसे पहले इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्ति को बहाल कर दिया गया था, जो उन्हें 42वें संशोधन अधिनियम के पारित होने से पहले प्राप्त थी। इसने संविधान में मौजूद धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक आदर्शों को बहाल किया। अब हम देखते हैं इसमें 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम में एक और निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसरों में असमानता को कम करने की आवश्यकता थी। यानी कि जो राज्य की आय है या स्थिति है या सुविधाओं में अवसर उसको बढ़ाने हैं या असमानताएं हटानी है, जो इक्वालिटी है लोगों के बीच उसको कम करना, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए अनुच्छेद 38 को व्यापक किया गया, प्रभावी बनाया गया। फिर 1976 और 1978 के 42वें और 44 संशोधन अधिनियम ने मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने की संसदीय शक्ति पर रोक लगाने के लिए प्रावधान किया, जिसमें यह था कि एक बार में 6 महीने से ऊपर नहीं होगा, फिर बाद में उसको 1 साल के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। तो ये था 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।